हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एमपीपीएससी यूनिट वन जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है, सिलेबस की यूनिट वन की आज हमारी 10वीं क्लास है। और आज की जो क्लास का विषय है वह है न्याय और वैशेषिक दर्शन। सांख्य और योग दर्शन हम पढ़ चुके हैं षड दर्शनों के अंतर्गत। षड दर्शन जिसमें कि छह आर्थिक आस्तिक दर्शन हमें पढ़ना है, और उन छह आस्तिक दर्शनों में दो दर्शन सांख्य और योग ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम दो और दर्शनों की बात करेंगे जो कि न्याय और वैशेषिक है ना। इन दोनों का एक ग्रुप है। जैसे सांख्य और योग का एक ग्रुप था ना, सांख्य से ही योग निकला, उसी प्रकार से न्याय दर्शन का ही अपडेटेड रूप है वैशेषिक। तो न्याय और वैशेषिक ये दोनों ही ग्रुप में है, दोनों ही ग्रुप में होते हैं, इसलिए हम इन दोनों ही दर्शनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम शुरुआत न्याय और वैशेषिक दर्शन के विषय में कि आखिर में न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या है। ठीक है, षड दर्शन टॉपिक हम अपना अभी चल रहा है सिलेबस में। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स ये प्रश्न करते हैं कि सर यूनिट वन आप पूरी ही करवाओगे ना। तो बिल्कुल मैं आपको यूनिट वन जो है ये पूरी ही कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे ही टॉपिक को हम एग्जाम तक कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ आपकी क्लासेस से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके पीछे का कारण ये था कि थोड़ा मेरे गले में टॉन्सिल का कुछ इशू आ गया था मौसम और कुछ खान पान के कारण। इस वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं कल क्लास नहीं ले पाया है ना। तो इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी क्लासेस भी आपकी रेगुलर रहेगी। आगे क्लास का टाइम हम और बढ़ाएंगे, और जो अपना एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से पहले हम आपका ये पूरा कोर्स जो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज न्याय दर्शन। ठीक है, जो कि षड दर्शनों के अंतर्गत है। हमने सांख्य और योग को पढ़ लिया है। आज हम न्याय और वैशेषिक की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ही बनता है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन के बारे में कि आखिर में इनके प्रवर्तक कौन है ना। कौन वो महर्षि हैं ऋषि हैं जिन्होंने इन दर्शनों को किया। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम न्याय दर्शन की बात करें तो आपको ऋषि गौतम या अक्षपाद गौतम याद रखना है ना। अक्षपाद इनका नाम बताया जाता है, और गौतम कही जाती है कि गौतम जो थी गोत्र थी इनका, वंश था। ठीक है, और वैशेषिक में उलुक या कणाद ऋषि जो है, नाम एक ही है, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही है ना। नाम बस इनका या तो इन्हें कहीं उलुक या कणाद इन्हें लिखा जाता है। आप महर्षि कणाद याद रखें। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद है। जो आचार्य गौतम या महर्षि गौतम हो जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, का एक और नाम है ना। ये परीक्षा में पूछा गया है ना कि महर्षि गौतम का जन्म नाम क्या है ना। इनको का यदि हम जन्म नाम की बात करें तो इनका जन्म नाम हमें कुछ और मिलता है। अब परीक्षा में ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है कभी कभी, महर्षि गौतम का जन्म नाम क्या था, है ना। गौतम तो इनकी गोत्र, मतलब इनका जो अ, परिवार था उसकी गोत्र थी गौतम, है ना। इनका जो नाम था महर्षि गौतम का, है ना, जिन्हें हम महर्षि गौतम के नाम से, उनका नाम था मेधातिथि। ये इनका वास्तविक नाम, या आप यूँ बोल सकते हो बचपन का नाम था, है ना, मेधातिथि। तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो न्याय दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, उनका वास्तविक नाम क्या था। उनका वास्तविक नाम था मेधातिथि, है ना। मेधातिथि जो है ये महर्षि गौतम का निज नाम या उनका वास्तविक नाम था, जो कि फिर अक्षपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए, है ना। और गौतम जो था ये इनकी गोत्र का नाम था। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं न्याय दर्शन से। आखिर में न्याय दर्शन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ, है ना, जो आपके लिए जानना जरूरी। मैं हालांकि हर क्लास में ये बात बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, जो हमारे 6 दर्शन हैं, ये हम भारतीय इतिहास के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। यहाँ से जो प्रश्न होंगे ना वो भारतीय इतिहास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, है ना। तो आपको कोई इतना ज़्यादा डीपली दर्शन शास्त्र का विशेषज्ञ नहीं बनना। आप जब पढ़ेंगे कहाँ पर, आप जब दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे मेंस में, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों पर और डिटेल में ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। या फिर जो लोग नेट जेआरएफ वगैरह या इस टाइप की परीक्षा देते हैं जहाँ दर्शन शास्त्र मुख्य सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पर इन
जितने भी ये दर्शन है ना, जो हमारे सिलेबस में 6 दर्शन है, तो इन 6 दर्शनों के बारे में डीपली जाकर इनके एक एक सिद्धांत के प्रकार, एक एक सिद्धांत को अच्छे से व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ाया और समझाया जाता है। परंतु आपके सिलेबस में ये चीजें भारतीय इतिहास के टॉपिक के अंतर्गत हैं। मतलब यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो ऐतिहासिक स्वरूप वाले ही प्रश्न बनेंगे, है ना। ऐतिहासिक स्वरूप के जो प्रश्न होते हैं ना, जो एक सामान्य नॉलेज टाइप के होते हैं, तो आपके प्रश्न वैसे ही होंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्लास में मैं आपको जितना बता रहा हूँ ये पूरा सफिशिएंट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये सफिशिएंट है, प्रश्न इनमें से ही होंगे। और मेरा तो ये अनुमान है कि आप हो सकता है कि प्रश्न एग्जामिनर्स जो है इनके प्रवर्तकों तक ही सीमित कर ले, बस इनके प्रवर्तक के बारे में पूछ, है ना, या फिर इनकी जो मुख्य विशेषताएं थोड़ा बहुत उनके बारे में पूछ लें। लेकिन फिर भी हम उससे भी और ज़्यादा डिटेल में जाकर भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि यार कभी एग्जामिनर एक स्टेप और आगे बढ़ा तो हमारे पास उतना भी ज्ञान है ना। लेकिन इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्यों तो हम न्याय दर्शन को या सांख्य दर्शन वगैरह इनको 1 महीने तक भी पढ़े ना तो भी वो समय कम है, क्योंकि दर्शन शास्त्र है। अब ग्रंथ लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं वो लिखे हुए हैं दर्शनों के ऊपर, है ना। तो एक क्लास में या 2 क्लास में पढ़ना इनको संभव नहीं है, पढ़ाना इनको संभव नहीं है ना। तो इसलिए आप ये चीज शुरू से ही दिमाग में रखें, है ना। आप फालतू भटके ना। अगर आप भटकते रहोगे कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है इन 6 दर्शनों के बारे में या 6 दर्शनों के बारे में, मुझे तो सब कुछ जानना है, तो आप सब कुछ जान जरूर जाओगे पर वो एग्जाम में आपको उतना काम नहीं आएगा। एग्जाम में सामान्य ही प्रश्न होगा, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखकर इन दर्शनों को पढ़े। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं न्याय दर्शनों से, या सॉरी न्याय दर्शन से कि आखिर में न्याय दर्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, न्याय दर्शन की यदि हम बात करें तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि आखिर में न्याय दर्शन होता क्या है ना। आपको उससे पूरा न्याय दर्शन समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कि न्याय शब्द से क्या तात्पर्य, या मैं यूं कहूँ कि न्याय शब्द का क्या अर्थ। जैसे हम दो लोगों में कोई भी विवाद हो गया हो किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो दोनों कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहाँ जज दोनों के बीच में न्याय करवाता है। या पहले के जमाने में जो पंच व्यवस्था थी, है ना, पंच परमेश्वर, तो गाँव में जो पंच वगैरह इकट्ठे होते थे और वहां पर उन लोगों को लाया जाता था और वो बताते थे भाई मैं सच्चा हूँ, वो कहता था नहीं मैं सच्चा हूँ। जो पंच हैं की बातों को सुनते थे और आखिरी में फैसला करते थे, अर्थात कि न्याय करते थे, बताते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो न्याय शब्द का क्या मतलब, तो आपके दिमाग में काफी सारे उत्तर आ रहे होंगे कि सर सच सच साबित करना ये न्याय है ना, कि कौन झूठा है कौन सच्चा है ये साबित कर देना न्याय है ना। तो अगर हम न्याय दर्शन में भी देखें तो न्याय दर्शन में भी कहीं ना कहीं न्याय तो न्याय ही है ना। न्याय दर्शन में भी यही है कि भाई कौन सच्चा है और क्या है, ठीक है। थोड़ा हम वर्तमान रूप में भी बात करें उससे पहले हम थोड़ी इसकी परिभाषा देख लेते हैं, तो आप खुद कह दोगे कि हाँ सर वर्तमान में भी तो ऐसा ही होता है। देखो न्याय दर्शन का मतलब या न्याय शब्द का मतलब, न्याय शब्द का मतलब होता है कि प्रमाणों के आधार पर या प्रमाणों को साथ में रखते हुए सत्य की खोज करना, है ना। प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए या प्रमाणों के द्वारा या प्रमाणों को लेकर चलते हुए सत्य को खोजना, है ना। क्या सत्य है इसकी खोज करना, किसके द्वारा, प्रमाणों के द्वारा। अब देखो स्टूडेंट, कोर्ट में भी क्या होता है, जब जज होता है और सामने दो पक्ष होते हैं, अब उनमें से सत्य कौन है उसका फैसला जज कैसे करता है, प्रमाणों के आधार पर ही करता है ना, सबूतों के आधार पर ही करता है ना। हम वहां पर सबूत पेश करते हैं, प्रमाणों के आधार पर सत्य को खोजा जाता है ना। तो न्याय का मतलब है प्रमाणों के आधार पर सत्य को खोजना। अब किस सत्य को खोजना, हम बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र में। अब दर्शन शास्त्र में मतलब दर्शन में इन मुद्दों पर बात की जाती है, या दर्शन शास्त्र का जो विषय है वो विषय यही है कि उन सुलझे प्रश्नों को सुलझाना या उन कहे सवालों के जवाब देना, है ना। जो हर एक मनुष्य के मन में उपजते हैं, जैसे ईश्वर कौन है, वो दुख है ना, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, तो ये जितनी भी बातें हैं कि क्या सत्यता है उस सत्यता की खोज करना, उस सत्य को खोजना, है ना। तो न्याय दर्शन ये कहता है कि भाई आप ये प्रमाण लीजिए, है ना, इन प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए आप जो है सत्य की खोज, आगे अभी हम पूरा समझने वाले हैं। तो अभी आप न्याय शब्द का मतलब समझो कि न्याय शब्द का जो मतलब होता है वो होता है प्रमाणों के आधार पर सत्य खोजना। इस पूरे दर्शन में यही कुछ किया गया, है ना, कुछ प्रमाण बताए गए और उन प्रमाणों के आधार पर सत्य को खोजा गया, है ना, या सत्य को खोजने की कोशिश की।
ठीक है। तो न्याय का मतलब आप समझ गए होंगे, महर्षि कपिल, सॉरी, महर्षि जो गौतम है वह ये प्रणेता है, प्रवर्तक है। अब देखो इसमें हुआ क्या। अगर हम बात करें अ, न्याय दर्शन की, तो उसमें 16 पदार्थ बताए गए, या मैं यूं कहूं कि 16 इसमें तत्व बताए गए इस पूरे दर्शन शास्त्र में, कि भाई अगर आपको मोक्ष चाहिए, है ना, देखो आप यहाँ पर जो न्याय दर्शन के अनुसार 16 तत्व या पदार्थ बताए गए, जिनका यदि आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा था ना कि आस्तिक दर्शन हो चाहे भारतीय दर्शन हो, नास्तिक भी आ गया, है ना, अगर हम उनकी बात करें तो लगभग सभी दर्शन एक ही बात करते हैं कि कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए, है ना, कैसे दुखों से दूर हुआ जाए, है ना। चारवाक दर्शन तो ये भी कहता है कि जीवन मिला है तो बस इसको सुखी में जियो, चाहे ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, है ना, चाहे कर्जा लेकर भी सुखी रहना पड़े तो भी सुखी जीवन जियो, क्योंकि ये जीवन आपको फिर नहीं मिलना है ना। तो भारतीय दर्शन तो कहीं ना कहीं यही बात करता है, कैसे दुखों को दूर किया जाए, है ना। तो किसी ने कहा कि भाई दुखों को आप मोक्ष के द्वारा ही दूर कर सकते हो, है ना। तो न्याय दर्शन भी यही कहता है कि भाई अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोक्ष मिल सकता है सच्चे ज्ञान से, है ना। और सच्चा ज्ञान कब मिलेगा, जब आप इन 16 पदार्थों के बारे में मतलब इन 16 पदार्थों को जान लोगे, तो इन 16 पदार्थों के बारे में जो आपकी वास्तविक जानकारियां होगी वही आपका सच्चा ज्ञान है ना। और वही सच्चा ज्ञान आपको क्या करवाएगा, आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, आपका मोक्ष करवाएगा, है ना। मतलब न्याय दर्शन जो है स्पष्ट कहता है, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप इन 16 तत्वों या 16 पदार्थों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, आप इनके बारे में सत्य प्राप्त कर लो, इनके बारे में क्या हकीकत है, क्या सत्य है, आप उसको जान लो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को सत्य का ज्ञान होता है ना, न तो उनमें अहंकार होता है, न वो कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी वो चोरी करते हैं, है ना, ना कभी वो अ, मतलब संग्रह करते हैं चीजों का, है ना, नहीं वो किसी के लिए कोई द्वेष वाली भावना रखते हैं, नहीं वो किसी के किसी का कोई बुरा करते हैं, नहीं उनके मन में लालच होता है ना। मतलब जिन्हें सच्चा ज्ञान होता है, जो महात्मा बुद्ध थे, जो महावीर स्वामी थे, जब वो अ, तब तपस्या करने के बाद, है ना, जब उन्हें केवल्य ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तो न्याय दर्शन भी यही कहता है कि भाई इन पदार्थों के बारे में, इन 16 तत्वों के बारे में आप यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। अब 16 तत्व कौन कौन से, है ना। अब देखो पहला प्रश्न ही परीक्षा में ये बन गया, यहाँ से आपका एग्जामिनर एमपीपीसी प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि न्याय दर्शन मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने को बोलता है, या न्याय दर्शन में मोक्ष के लिए कितने तत्वों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, या कितने तत्वों की ज्ञान प्राप्ति से कितने तत्वों के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष मिल सकता है न्याय दर्शन के अनुसार, या न्याय दर्शन के अनुसार टोटल कितने तत्व हैं, है ना। इस टाइप से प्रश्न बन सकता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 16 तत्व या 16 पदार्थ। इस पूरी प्रकृति में, इस सृष्टि में 16 तत्व हैं। अगर आप उन 16 तत्वों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते, देखो ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है झूठा ज्ञान और एक होता है सच्चा ज्ञान। जब तक आप, हमें ज्ञान सबको है, लेकिन क्या हम, हमारे पास जो ज्ञान है क्या वो वास्तविकता में सच्चा ज्ञान है, क्या वो वास्तविकता में सत्य है ना। यही तो हमें खोज करना है, दर्शन यही तो है कि हम, हमारे पास जो ज्ञान है, हम उस ज्ञान के बारे में ये तय करें कि वो सच्चा है या झूठा है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है, देखिए ना पीके, है ना, कि भाई फिरकी ले रहा है कोई, है ना। ऐसा तो नहीं कि जो ज्ञान हमारे पास है वो झूठा है। तो सेम उसी तरह से न्याय दर्शन इन 16 तत्वों की बात करता है। अब देखो स्टूडेंट, आपको इन 16 तत्वों के नाम याद रखने की मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स में जरूरत है ना। आप सिर्फ ये नंबर याद रखें, और इनमें ये जो दो महत्वपूर्ण हैं इन्हें मैं आपको भी समझाऊंगा, है ना। तो आप 16 नाम अगर आपको याद रह जाएं तो भी अच्छी बात है। कभी एग्जामिनर कुछ ऐसा प्रश्न बना ले कि न्याय दर्शन के 16 तत्वों में कौन शामिल नहीं है, आप मतलब चांस तो कम है इस प्रश्न की परीक्षा में आने की, लेकिन अगर मान लो कभी कभार आ जाए तो आप जो है इनके नाम याद रख सकते हैं। नहीं याद हो रहे हो तो इतना लोड मत लेना, अगर याद हो जाए ये 16 तत्वों के नाम तो ठीक है, नहीं भी याद हो रहे तो बस आप ये नंबर याद रखना कि न्याय दर्शन में 16 तत्वों की बात की गई, है ना। अगर ये 16 तत्वों
तत्वों के नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि 0.001% चांस है मेरे हिसाब से कि वो यहाँ से कोई प्रश्न मतलब तत्वों के विषय में पूछेगा, वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। हाँ, अभी दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट होता और दर्शन शास्त्र में हम पढ़ रहे होते तो पक्का मैं श्योरिटी से बोलता कि आपको ये याद रखना ही है ना, ये 16 तत्व आपको याद रखना ही है। चलिए, तो ये 16 तत्व आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, है ना, जब हम संशय करते हैं ना चीजों पर, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, फैलवाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये वे 16 तत्व हैं जिन 16 तत्वों में आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अब इन 16 तत्वों में जो पहले दो तत्व हैं, पहला है प्रमाण और दूसरा है प्रमेय। तो देखो मैंने कहा था ना कि न्याय दर्शन प्रमाणों से सत्य की ज्ञान, सत्य को खोजने की बात करता है कि आप प्रमाण लो, उन प्रमाणों से आप सत्य को खोजो, है ना। तो प्रमाण का मतलब है ना वो, प्रमाण का मतलब वो विषय वस्तु, सॉरी विषय वस्तु नहीं, प्रमाण का मतलब वो साधन जिससे कि आप सत्य तक पहुंच सको, है ना। प्रमाण का मतलब वो साधन, बात को सुनिएगा, प्रमाण का मतलब वो साधन जिससे कि आप सत्य तक पहुंच सको। जो कोर्ट में जो जज होता है वो प्रमाणों को साधन के रूप में ही लेता है। प्रमाण साधन होते हैं, सबूत क्यों मांगता है जज, ताकि वो उन सबूतों को एज ए साधन यूज करके बता सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, किसने चोरी की है ना, किसने गुनाह किया है, ये बता सके उन प्रमाणों के आधार पर। तो प्रमाण मतलब कि वो साधन, है ना, जिनके द्वारा सत्य तक पहुंचा जाए। अब दूसरा है प्रमेय। तो प्रमेय का मतलब एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो, या प्रमेय का मतलब जो है हम यूं बोल सकते हैं कि प्रमेय का मतलब जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए। मतलब जैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना, सॉरी, हमें जैसे प्रमाण लेना है या हमें किसी भी विषय पर बात करना है, तो आखिर में वो विषय क्या है ना जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब जिसके बारे में हमें प्रमाण चाहिए, तो आखिर में वो विषय क्या है। जैसे आप ऐसा समझ लो, है ना, जैसे आप ऐसा समझ लो कि जैसे हम कोर्ट में गए, अब कोर्ट में जाकर जज सबसे पहले ये बात तो करता है ना कि भाई आप प्रमाण दे रहे हो, लेकिन ये किस विषय में दे रहे हो, ये चोरी से रिलेटेड कोई गुनाह है ना, ये बलात्कार से रिलेटेड कोई गुनाह है, ये मर्डर से रिलेटेड कोई गुनाह है, ये डकैती से रिलेटेड कोई गुनाह है ना, ये गुनाह किस विषय में, मतलब ये प्रमाण जो दिए जा रहे हैं ये किस विषय में है। तो प्रमेय का मतलब होता है विषय, है ना, जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। और प्रमाण मतलब वो साधन से कि सत्य सत्य तक पहुंचा जाए। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा समझते हैं, प्रमाण को और प्रमेय को, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, तो न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण होते हैं, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका उत्तर होगा न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण जो है स्टूडेंट, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान, एक होता है उपमान और एक होता है शब्द, है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, है ना। इसको कहीं कहीं उपमा भी कहा जाता है, उपमान या उपमा, है ना। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा या शब्द, सॉरी और शब्द, ये चार प्रमाण होते हैं। अब इन 4 प्रमाणों को आप साधन बनाकर आप सत्य की खोज कर सकते हो, आप सत्य तक पहुंच सकते हो, मतलब आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब ये चारों क्या है थोड़ा उसको समझते हैं। प्रत्यक्ष, अब मुझे कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, जैसे मुझे दिख रहा है कि मेरे हाथों में पेन है ना, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और मैं बिल्कुल उसको क्लियरली देख रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष है ना। जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं, है ना, और मैं आपको देख रहा हूँ और मैंने आपको देख कर कहा कि आप जो है, आपकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर है ना, इस टाइप से मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, तो ये प्रत्यक्ष है, जहाँ कोई संशय वाली बात ही नहीं है, जो दिख रहा है वो है ना। मेरे सामने मान लीजिए कि कहीं पर कोई टेबल रखी है तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये टेबल है, मतलब है। कहीं कोई पंखा या एसी लगा है तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये है ना। कहीं मोबाइल रखा है तो हाँ ये है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं है ना। बोलते ना 100% बोल सकता हूँ कि ये वो है ना, वो वाली बात। तो प्रत्यक्ष मतलब जो एकदम प्रत्यक्ष हो, जिसमें कोई संशय वाली बात ही ना हो। दूसरा होता है अनुमान, है ना। अनुमान का मतलब जहां पर हम अनुमान लगाते हैं, हमें चीजें प्रत्यक्ष नहीं दिखती, जैसे कहीं पर धुआं निकल रहा है ना, अब हमें धुआं निकल रहा तो हम अनुमान लगाते हैं किसका, आग का, शायद यहाँ आग लगी होगी, है ना। हमने आग को प्रमाण, मतलब हमने उस अनुमान से
हमने सत्य को खोजा, है ना। हमने उस अनुमान से सत्य को खोजा, हमने धुआं निकलता हुआ देखा, बहुत धुआं निकल रहा। हमने सोचा अरे इतना धुआं तो असंभव है कि कहीं कोई किसी वस्तु को जलाए और इतना धुआं निकल जाए। आकाश पूरा काला काला दिखाई दे रहा है, मतलब पक्का कहीं आग लगी। मतलब हमने उस अनुमान से सत्य की खोज कर ली। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है जो आपके सामने बैठी है, उसने मांग भरी हुई है, गले में मंगलसूत्र है, तो आप उसको देखकर एक अनुमान लगाते हो शादीशुदा है ना। आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता, आपने उसकी शादी होते हुए नहीं देखी, ठीक है। आपने जो है उसकी शादी होते हुए नहीं देखी, आपने जो है आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन आपने आपने जो है स्टूडेंट उसके विषय में क्या देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उस लड़की की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर ये अनुमान लगा लिया कि ये शादीशुदा है ना। मतलब हम अनुमानों के आधार पर, है ना, यहाँ पर सत्य को खोजते हैं, है ना। तो दूसरा जो प्रमाण है वह है अनुमान, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य आकाश में है, सुबह हमने देखा तो सूर्य पूर्व में था, शाम को जब हमने देखा तो सूर्य पश्चिम में है। तो हमने अनुमान लगाया कि यार या तो पृथ्वी घूमी है या सूर्य घुमा है ना, मतलब कोई ना कोई तो घुमा है ना। तभी जो है सूर्य इस साइड से उस साइड पहुंच गया, है ना। तो ये भी हो गया अनुमान, मतलब हमने सत्य तो खोज लिया ना कि हाँ कोई कोई ना कोई तो किसका है ना, या तो पृथ्वी किसकी होगी या सूर्य किसका होगा, है ना। तो ये हो गया अनुमान, ठीक है। तीसरा होता है उपमान, है ना। उपमान में क्या होता है स्टूडेंट कि जनरली हम कंपेयर करते हैं, मतलब यहाँ हम उपमा देते हैं, है ना। उपमा मतलब कि जैसे हम नहीं जानते कि कोई वस्तु कैसी है ना, कोई वस्तु कैसी है हम उसके विषय में नहीं जानते, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपने एक ऐसा जानवर देखा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन उस जानवर के दो सींग हैं, वो जानवर जो है उस जानवर के बहुत सारे अंग जो हैं वो गाय जैसे दिख रहे हैं। तो हमने बोल दिया यार ये कोई ना कोई गाय की ही प्रजाति है ना। तो हमने उसको नाम दे दिया कि ये नील गाय है। नील गाय को भी गाय की प्रजाति में ही रखा जाता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी शारीरिक जो रचना है वो गाय के ही समान है। बिल्ली देखी आपने, या आपने कोई बिल्ली की जो बड़ी प्रजाति है टाइगर वगैरह आपने वो देखे, है ना। तो हम बोलते हैं ना कि यार ये बिल्ली की ही बड़ी प्रजाति है या बिल्ली ही है ये, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उपमा करते हैं और हम सत्य को खोजते हैं। मतलब हम वहां पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों को, है ना। कि यार ये वस्तु ऐसी है और मैंने इस वस्तु को कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने इस वस्तु के समान कोई दूसरी वस्तु देखी है जो इसी के समान दिखती है। मतलब ये जो वस्तु है जिसको मैंने कभी नहीं देखा, ये वस्तु कहीं ना कहीं उसी वस्तु से रिलेटेड है, और हम सत्य को खोजते हैं। और चौथा जो प्रमाण है वो है शब्द। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि शब्दों को ही सत्य मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ये मैंने आपको यहाँ कहा। अब परीक्षक ने आपसे पूछा कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के, चंद्रमा के, है ना, मंगल के, बुध के। तो आप क्या लगा के आओगे, आप लगा कर आओगे सूर्य के। आपने क्यों मेरी बात को मान लिया? क्या आपने कभी पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाते हुए देखा क्या आपने कभी देखा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाते हुए? क्या आपने पृथ्वी के जैसे किसी दूसरे ग्रह को कहीं देखा यहाँ से बैठकर? मतलब आपने कोई उपमा दे दो आपकी, भाई पृथ्वी भी ऐसी है और एक और देखो दूसरा ग्रह दिख रहा है वो भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, मतलब पृथ्वी भी लगा रही होगी। या आपने अनुमान लगाया तो कैसे अनुमान लगाया होगा, है ना। तो आपने यहाँ किस पर विश्वास किया? आपने यहाँ पर मेरे शब्दों पर विश्वास किया। मैंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, आपने इस बात को बिल्कुल प्रमाण माना कि भाई सर ने कहा है मतलब लगा रही है। अब मैंने किसको प्रमाण माना? तो मैंने उन वैज्ञानिकों की के खोज को, है ना, जिन वैज्ञानिकों ने खोज करके, जिन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर हमें बताया कि पृथ्वी गोल है, जिन वैज्ञानिकों ने अपनी गणनाओं के द्वारा, जिन वैज्ञानिकों ने विज्ञान की तकनीकों को यूज करते हुए बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इतने समय में घूम रही है, इतने घंटे में घूम रही है, इतने वर्ष लगते हैं घूमने में, है ना, और क्यों घूम रही हैं, ये सब चीजें हमको बताई गई। लेकिन क्या कभी हमने इन पर कोई भी उंगली खड़ी की कि नहीं मुझे तो दिखाओ? आपने कभी मुझसे कहा? मैंने कहा कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो आपने कभी कहा नहीं सर, जब तक हम नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे।
है ना। तो ऐसा नहीं है, आपने मेरी शब्दों पर मतलब मेरे शब्द जो हैं वो आपके लिए प्रमाण हुए, है ना। तो चौथे नंबर पर आता है शब्द प्रमाण, जहां पर हम कुछ बातों को एज ए प्रमाण ही लेते हैं, है ना। कुछ बातों को हम एज ए प्रमाण ही मानते हैं, भाई उन्होंने कहा है मतलब वो सत्य ही है ना, इसमें फिर कोई किंतु परंतु वाली बात हो ही नहीं जाती है ना। तो ये चार प्रकार के प्रमाण हैं न्याय दर्शन के अनुसार, है ना। न्याय दर्शन बात करता है ये चार चार प्रमाण हैं, चार प्रमाणों को आप किसी भी वस्तु पर देखिए, है ना। मतलब कोई भी वस्तु है जिसके बारे में आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, तो या तो प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर प्रत्यक्ष रूप से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो आप अनुमान लगाइए। अगर अनुमान से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो आप उपमा कीजिए। अगर उपमा से भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो फिर किताबें खोजिए, वेदों को पढ़िए, फिर वहां से उसके विषय में कोई आपको शब्द या लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ये वस्तु जो थी ये वो है ना। तो फिर आप उसको प्रमाण मानिए, है ना। आप कहीं पर उस विषय में कोई बात लिखी हो तो आप उस शब्दों को फिर प्रमाण मानिए, है ना। तो ये चार प्रकार के प्रमाणों को यूज करते हुए आप सत्य की खोज कर सकते हो। अब किसकी खोज कर सकते हो, तो उसके लिए शब्द दिया है प्रमेय, है ना। जिनको इन प्रमाणों के द्वारा खोजा जाएगा, है ना, जिनको इन प्रमाणों के द्वारा खोजा जाएगा वह है प्रमेय। अब प्रमेय कितने हैं न्याय दर्शन में, तो वो है 12, है ना। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय कितने हैं, है ना। एग्जामिनर ये प्रश्न करता है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेयों की संख्या कितनी है या प्रमेय कितने हैं। तो देखो प्रमाण है 4, तत्व है 16 और प्रमेय है 12, है ना। ये नंबर जो है आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि परीक्षक जो है यहाँ से प्रश्न बनाएगा, परीक्षक जो है यहाँ से प्रश्न पूछेगा, और जब भी परीक्षक प्रश्न पूछेगा तो आपको उसका अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन 12 प्रमेयों की। तो नंबर 1 है आत्मा। अब आत्मा को आप या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा खोजिए, अनुमान लगाइए, उपमा कीजिए, या आप शब्द प्रमाण का यूज कीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप आत्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नंबर 2 पर है शरीर, फिर है इंद्रिय, फिर है अर्थ, फिर है बुद्धि, फिर है मनस, फिर है प्रवृत्ति, फिर है दोष, फिर है प्रत्यभाव, फिर है फल, फिर है दुख, और फिर है अपवर्ग। तो ये 12 प्रमेय हैं जिनके बारे में हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त, मतलब ये 12 प्रमेय हैं जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। अगर आप इन 12 प्रमेयों के बारे में सत्य प्राप्त कर लेते हो, आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो आप जो है स्टूडेंट मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, है ना। जब हम आत्मा और शरीर में हम विभेद जान जाएंगे, भाई आत्मा और शरीर ये एक है कि अलग अलग है ना, तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम किस प्रकार से हम बने हैं। जब हमें हमारी इंद्रियों के बारे में पता होगा, हमारे अर्थ के बारे में पता होगा, बुद्धि के बारे में पता होगा, मनस के बारे में पता होगा, है ना। जब हम इन 12 प्रमेयों के बारे में सच्चा ज्ञान रखेंगे तो हमें जो है वो दुख नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है स्टूडेंट, जब इन 16 ही तत्वों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, प्रमाणों के द्वारा, प्रमेयों के द्वारा, है ना। और इन तत्वों पर क्या किया जा सकता है, तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन जो है बड़ा सिंपल है। न्याय दर्शन में आपको इतना याद रखना है कि प्रमाणों के द्वारा हम सत्य को खोजें, है ना। प्रमाण 4 बताए हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा या शब्द। 4 प्रमाणों के द्वारा आप सत्य की खोज करें, आप सत्य को खोजें। वो कोई एक दिन में नहीं मिल जाएगा सत्य आपको, है ना, कि आपको आत्मा के बारे में खोज करना है, बस मैंने 4 प्रमाण बता दिए, बस आप 1 घंटे में मुझे खोज कर बता दो कि आत्मा क्या होगी, है ना। ये बड़ा ध्यान का काम है, बड़ा दर्शन शास्त्र का विषय है ना। तो यहाँ पर आपको बड़ा हर चीज को यहाँ गहन अध्ययन करना होगा, और तभी आप जो है सत्य को प्राप्त करोगे। किसी को 16 साल लगे, किसी को 20 साल लगे, किसी को 12 साल लगे, कठिन तप तपस्याएं करते हुए, है ना, तब जाकर वह जो है उस सत्य ज्ञान तक, है ना स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप ये सब कुछ कर सकते हो। विद्वानों ने जिन मार्गों का अनुसरण किया, वो मार्ग यहाँ पर है। ये देखने में जरूर गणित के सवालों जितना सीधा लग सकता है कि बस फार्मूले में जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे और उत्तर आ जाएगा, तो यहाँ ऐसा नहीं है स्टूडेंट। यहाँ के लिए तो बड़ी तप तपस्या चाहिए, है ना, तभी जाकर हम उस सत्य ज्ञान तक पहुँचेंगे। जिस दिन आप उस सत्य ज्ञान तक पहुँचोगे, मतलब जिस दिन आप अज्ञानी नहीं होंगे, उस दिन आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, है ना। इसीलिए जो हमारा जो वैदिक रीति रिवाज है
चार हिस्सों में बांटा गया है ना। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और जो तीसरा है तो कौन सा है, तीसरा है अ, अ, वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास, है ना। कि जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, वो है ही ये, यहाँ पर हम इन दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन में हमारी आत्मा जो दुखी है, हमारे जीवन के दुख है, वो दूर हो और हमें दोबारा जन्म पड़े। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन, है ना, कि वैशेषिक दर्शन क्या है। देखो, वैशेषिक शब्द, वैशेषिक दर्शन पूरा का पूरा न्याय से ही कनेक्टेड है, न्याय से ही जुड़ा हुआ है। कुछ इसमें ऐसा नया नहीं है ना, कुछ इसमें नया नहीं है। वैशेषिक, वैशेषिक का मतलब हो गया विशेष, है ना। वैशेषिक में जो शब्द है वो है विशेष। वैशेषिक वालों ने ये कहा, है ना, वैशेषिक वालों ने क्या कहा कि भाई ये सात तत्व विशेष है ना। अगर जगत की समस्त वस्तुएं जो हैं, सॉरी, वैशेषिक दर्शन वालों ने ये कहा कि जो जगत की समस्त वस्तुएं हैं वो इन सात पदार्थों के बारे, वो इन सात पदार्थों में बटी हुई है, और आप बस इन सात विशेष तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले। आप इन सात विशेष तत्वों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जहां पर जहां पर न्याय दर्शन 16 तत्वों की बात करता है, 12 प्रमेयों की बात करता है, वहीं वहीं पर वैशेषिक दर्शन इन सात तत्वों की बात करता है। इन सात तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, है ना, आप जो है क्या करेंगे, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना। वो सात तत्व हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन सात पदार्थों की बात करें, है ना, जो वैशेषिक ने वैशेषिक ने जो ये सात पदार्थ बांटे हैं, है ना, या वैशेषिक के अनुसार ये जो सात पदार्थ हैं, सात पदार्थों में जो पहला पदार्थ है वो है द्रव्य, है ना। तो द्रव्य मतलब आप बोल सकते हो, वैशेषिक में द्रव्य का मतलब होता है परमाणु, मतलब जिसका अब कोई और छोटे से छोटा उसका कोई हिस्सा नहीं किया जाए, जो सबसे छोटा हिस्सा है। मतलब द्रव्य आप समझते ही हैं, आप विज्ञान वगैरह में भी इस द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अ, है ना, तो उन द्रव्यों के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करें। अब गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, है ना। इस विश्व में पदार्थों के जो गुण हैं, है ना, आप उन गुणों के विषय में बात ज्ञान प्राप्त करें, है ना। और यहाँ पर जो हमारा वैशेषिक है, ये 24 प्रकार के गुण बताता है, मतलब गुण के भी ये 24 प्रकार बताता है ना। कौन वैशेषिक, ये आंकड़ा याद रखिएगा, है ना। वैशेषिक जो है 24 प्रकार के गुण बताता है पदार्थों के, है ना। जैसे गंध, शब्द, ज्ञान, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, है ना। इस प्रकार से ये 24 गुण है ना। आपको इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। फिर कर्म, कर्म मतलब जो हम क्रिया करते हैं, जैसे किसी चीज को फेंकना, है ना, किसी भी चीज को पकड़ना, है ना, ये सब कर्म है। फिर है सामान्य, सामान्य का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे पदार्थ, है ना, या ऐसे द्रव्य जो कि एक जैसे दिखते हैं, है ना, जो कि एक जैसे दिखते हैं, उनके गुण एक जैसे हैं, उनके कर्म एक जैसे हैं, है ना, तो वो सामान्य। तो आप उन सामान्य पदार्थों के बारे में भी जाने। और एक है विशेष, विशेष मतलब ऐसे पदार्थ जो कि गुणों में, कर्मों में भिन्न हो, है ना, जो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, आप उनके बारे में जाने। एक है समवाय, समवाय का जो मतलब होता है वह होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि अ, मतलब ऐसा पदार्थ जो सामान्य में भी है और विशेष में भी है ना। न तो वो आप उसको एकदम सामान्य कहेंगे, न उनको विशेष कहेंगे, मतलब आप कहेंगे समवाय, है ना, जो जो दोनों में है ना, मतलब दोनों में रहता है, वह है समवाय। और समवाय के बाद है अभाव, अभाव मतलब जो किसी में ना हो, है ना। अभाव का मतलब होता है किसी भी वस्तु का किसी में भी ना होना, है ना, ना वो समवाय में है, ना वो सामान्य में है, ना वो विशेष में है, तो वो किस में है, वो फिर अभाव में है ना। बोलते हैं ना, हम किसी में नहीं है भैया, हम तो अभाव में है ना। तो ये कुल सात प्रकार के पदार्थ बताए हैं, और इनके बारे में जब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, है ना, तो आप जो है मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये कहता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक का मतलब विशेष, मतलब जो न्याय वालों ने पढ़ाया, न्याय वालों ने समझाया, तो वैशेषिक ने उसका और अध्ययन करके उसमें से ये सात पदार्थ बताए, है ना, कि 16 तत्वों, 12 प्रमेयों, है ना, ये तो है ही है। लेकिन हम अगर मतलब इन पदार्थों में से ही वैशेषिक वालों ने ये सात पदार्थ बताए, भी इस मार्ग को चलो, जो
न्याय ने जो प्रमाण दिए हैं आप उन प्रमाणों को साथ ले लो, न्याय के प्रमाणों का यूज कर लो, और इन 7 पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लो। है ना, वो 7 पदार्थ कौन से, तो वो मैंने आपको बताया। आप इन 7 पदार्थों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लो, आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। है ना, तो न्याय और वैशेषिक ये दोनों एक साथ एक ही ग्रुप में पढ़े जाते हैं, क्योंकि न्याय कोई नया नहीं है, सॉरी वैशेषिक जो है वो कोई नया नहीं है। वैशेषिक न्याय का ही अगला पार्ट है, या न्याय का ही ग्रुप है ना, वो अलग से नहीं है। वो बस न्याय को अच्छे से पढ़कर या न्याय को कंप्लीट करके न्याय के बाद ये बात बताता है कि भाई इन 7 पदार्थों के बारे में हम ये काम कर ले। जैसे कि आपने पूरी किताब पढ़ी, जैसे मैंने पूरी किताब पढ़ी मान लीजिए इतिहास की। अब इतिहास की पूरी किताब पढ़ने के बाद मैं अब आपको कहूँ कि सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चीजें इसमें से पढ़ लो, है ना, ये आपके काम की है। तो सेम उसी प्रकार से न्याय दर्शन को स्टडी करके वैशेषिक दर्शन दर्शन वालों ने कहा कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप इन 7 पदार्थों के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। और ये 7 पदार्थ कहीं ना कहीं न्याय से ही लिंक्ड है, नाम जरूर इनके अलग है, लेकिन जो कहने का मतलब है वो सब यही है ना, जो न्याय में भी है ना। तो यहाँ पर उन 7 पदार्थों के बारे में बता देता है, मतलब 7 विशेष है ना, इसीलिए ये वैशेषिक है ना, वैशेषिक अर्थात कि ये विशेष पदार्थों की बात करता है कि भाई ये 7 विशेष है। जैसे मैंने पूरी इतिहास की किताब पढ़ी, उसमें मैंने मान लीजिए कि 100 अध्याय पढ़े। अब मैंने पूरा पढ़ने के बाद आपको कह रहा हूँ तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये 15 अध्याय पढ़ लो, है ना, ये विशेष है। प्रश्न हमेशा यहीं से आते हैं, ये 15 अध्याय जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो सेम उसी टाइप से न्याय को पढ़ने के बाद, न्याय के बाद वैशेषिक ने ये बताया कि भाई ये 7 विशेष है, आप इन 7 विशेष तत्वों के बारे में, आप इन 7 विशेष पदार्थों के बारे में सत्य को जान लीजिए, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। कैसे करना है, तो प्रमाणों के आधार पर। जो प्रमाण कौन से, जो न्याय में हमने देखा था कि प्रमाणों के आधार पर हम सत्य को खोजते हैं, है ना, उसे ही न्याय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा वैशेषिक हुआ जो न्याय से ही लिंक्ड है, जो न्याय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वैशेषिक और न्याय दोनों हुए। ठीक है, तो हमारे 4 दर्शन कंप्लीट हुए। अब जो 2 दर्शन और बचे हैं हमारे, उन दोनों को हम एक साथ नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें कंप्लीट करेंगे, है ना। मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, ये जो दोनों और हमारे दर्शन है, ये हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। और उसके साथ ही हमारा ये षड दर्शन का जो अध्याय है वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो सिलेबस में हमारी स्मृतियाँ, रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, शंकर, ये हम जानेंगे। फिर उसके बाद जो आपका इतिहास है ना, जो हम आज तक पढ़ते आ ही रहे हैं, तो फिर हम उसे देखेंगे। फिर हम सांस्कृतिक कला विरासत को पढ़ेंगे, और उसी टाइप से जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं वो देखेंगे। असली मज़ा तो इन्हीं को पढ़ने में है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम पहले भी पढ़ते ही थे, हालांकि हम इन सारी ही चीज़ों को भी पढ़ते थे पहले, इतना डिटेल में अब पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको हाईलाइट करके दिया है सिलेबस में। तो खास खेल यही बच्चों को परेशान करेगा। ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ने में आपको भी उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो वही सारी चीज़ें रहेगी जो आपने स्कूल वगैरह में, और कहीं ना कहीं उनके बारे में आप जानते हैं कि अकबर कौन था, महाराणा प्रताप कौन थे, कहाँ राज करते थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना, इस टाइप के प्रश्न हो। अशोक जो था उसने कौन कौन से निर्माण करवाए, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के राज ने कब राज किया, है ना, या कौन सी लड़ाई कब हुई, इस टाइप के प्रश्न होंगे, है ना। तो वो आपको ज़्यादा इतना परेशान नहीं करेंगे, ये जो चीज़ें नहीं है ना, ये चीज़ें आपको भले 2 या 3 नंबर जिस परीक्षा में पूछ एग्जामिनर यहाँ से 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उसके ऊपर है, वो चाहे उतना पूछ सकता है यहाँ से, है ना। तो जितना भी पूछेगा बड़ा अच्छा मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे यहाँ से, और हम इनको बिल्कुल डिटेल में एक एक बारीकी से पढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षा में आप जो हो यहाँ तो अच्छा परफॉर्मेंस कर ही लोगे, है ना, आप यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करो, और हम आपको उतना ही बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आने के लायक है। चाहूँ तो आपको इतने और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता सकता हूँ, है ना, जो आपको पढ़ने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेंगे कि यार ये फैक्ट भी हमको पता है, ये फैक्ट भी हमको पता है, तो एग्ज़ाम में कुछ काम का नहीं है। तो आपको ये जानकर पढ़ना है आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ आने वाली है ना। पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने की कोई सीमा है ही नहीं। लोग
50 साल के हो जाते, 60 साल के हो जाते, तो भी वो पीएचडी वगैरह कुछ ना कुछ कोर्स करते ही रहते। मतलब पढ़ने की कोई सीमा है ही नहीं, है ना। पढ़ना कभी खत्म नहीं होता। आप कभी यूं नहीं बोल सकते कि संपूर्ण इतिहास का ज्ञान है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप सबसे बड़े अज्ञानी हो, है ना। कि ज्ञान का कोई छोर ही नहीं, ज्ञान तो अनंत है। आप जितना प्राप्त करोगे, है ना, उतना ही आपको आगे नया नया दिखता जाएगा कि यार अभी तो वो भी सीखना है, वो भी सीखना है ना। इसीलिए आप अपनी परीक्षा के स्वरूप को समझे। आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दर्शन को या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसे कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको एक अच्छा सा पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जो मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की उस जनजातियाँ दी गई। मध्य प्रदेश की जो लास्ट यूनिट है, प्रीलिम्स की जो लास्ट यूनिट है, 10वीं यूनिट, वहाँ पर भी जनजातियों का टॉपिक है। तो एक ही टॉपिक को दो जगह क्यों दे रखा, तो वो इसीलिए दे रखा कि आप अंतर को समझो। एक टॉपिक को पूछा गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में, और एक टॉपिक को पूछा गया है मध्य प्रदेश की जनजातियों के वाले टॉपिक में। तो पढ़ना तो वही है ना, लेकिन यहाँ कुछ अलग चीजें पढ़ी जाएगी और वहाँ कुछ अलग चीजें पढ़ी जाएगी। आप चाहो तो दोनों को साथ भी पढ़ सकते हो, है ना। तो आपको ये जानकर पढ़ना होगा कि आखिर कौन से टॉपिक के अंतर्गत आपका कौन सा टॉपिक दिया गया है ना स्टूडेंट। चलिए, कई बार तो भूगोल में भी जनजातियाँ होती हैं, है ना। जो भूगोल के टॉपिक होते हैं उनमें भी लिखा रहता है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ या भारत की जनजातियाँ जो भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, है ना। तो जनजातियों को भूगोल के अंतर्गत भूगोल के ही रूप में पढ़ना पड़ता है ना। का जो भौगोलिक स्वरूप है उसे देखना पड़ता है। भूगोल में कोई के इतिहास संस्कृति वगैरह थोड़ी पढ़ते, वो तो इतिहास में पढ़ते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जब हम षड दर्शनों को भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं तो हमें उसी रूप में पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो इतिहास का रूप है ना। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, और जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना पढ़ते जाइए। जब आप ये सब कर लो तो फिर भटकना आप दूसरी, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे तो और ज्ञान प्राप्त करना है, फिर बहुत सारे सोर्स हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। आप पहले एटलीस्ट इतना करो, इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। षड दर्शन को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, जहां हम मीमांसा नाम हमारा दर्शन है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि क्लास का जो वीडियो आए तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पीडीएफ के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पर एमपीपीएससी का कोर्स है, सभी के लिए फ्री कोर्स है। वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी, और 15 मार्च से वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट होंगे ना, वो टेस्ट भी रहेंगे। 50 हम आपके टोटल टेस्ट लेंगे, है ना। 50 एफएलटी हम लेंगे आपके, हाँ, मतलब एफएलटी और टेस्ट, टॉपिक टेस्ट दोनों मिलाकर 50 रहेंगे। 50 आपके टोटल टेस्ट वहाँ पर होंगे, है ना, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हो। और अभी आगे आपके लेक्चर भी बढ़ेंगे। एक कोशिश करेंगे कि आपको अधिकतम लेक्चर दे, है ना। बहुत जल्दी हम आपके लेक्चर की साइज भी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लेक्चर भी बढ़ाएंगे। अभी लेक्चर कम हो रहे हैं, है ना, थोड़े वर्क लोड के कारण, लेकिन आगे हम जो है लेक्चर की संख्या बढ़ाएंगे। दिन 4 4 5 5 6 6 क्लासेस आपकी पर डे होगी। जो हमारा टारगेट है कि इस समय तक हमें कोर्स फिनिश करना है, बिल्कुल उसे फिनिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आप जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ज़रूर हम हमारे जो लक्ष्य हैं उन कामयाब होंगे। आपका लक्ष्य है पास होना, हमारा लक्ष्य है पास होने की यात्रा में आपका साथ देना। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।